नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के जगदीप धनखड़ जब से देश के उपराष्ट्रपति बने हैं तब से ही विवादों में हैं। बल्कि उससे पहले जब वो राज्यपाल बनाए गए पश्चिम बंगाल के, सुर्खियों में तब भी लगातार बने रहे। जगदीप धनखड़ को लेकर अब विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आखिर क्या होगी रणनीति और क्या विपक्ष इसमें सफल हो पाएगा, ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ हम करेंगे। हमारे साथ नावेद शिको जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, अनीता चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं श्याम सुंदर शर्मा जी। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह से इस पूरे मामले में अजीत नाहर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, अजीत नाहर जी, और प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राज्यसभा सभापति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव क्यों, सवाल ये है। सवाल दूसरा ये है कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ आखिर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत क्यों आई। सवाल ये भी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटा पाएगा विपक्ष। क्या राज्यसभा सभापति धनखड़ को पद से हटा पाएगा विपक्ष। विपक्ष के आंकड़े विपक्ष के पक्ष में है या नहीं, संख्या बल के लिहाज से विपक्ष के निशाने पर हमेशा ही क्यों रहते हैं जगदीप धनखड़। बनने से पहले सुर्खियों में रहे, बनने के बाद भी। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कौन नहीं चलने दे रहा है, ये सवाल है। नावेद शिको जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आज पैनल पर जो प्रवक्ताओं की एक फौज होती है उसमें से आज सभी दूर है। आज हमने वरिष्ठ पत्रकार मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने की प्रयास है। तो नावेद शिको जी, आखिर जगदीप धनखड़ क्यों सुर्खियों में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपने पद पे जमाए हैं, तब से वो सुर्खियों में है। विपक्ष का एक मुद्दा लगातार बनता रहा है 10 साल में, और सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए, गरिमापूर्ण पदों पर बैठे हुए हस्तियां कहीं ना कहीं सत्ता का पक्ष करती हैं, पक्षपात करती हैं, निष्पक्षता उनमें है नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर उनका बिहेवियर होता है, विपक्ष के सदन के सदस्यों के साथ मिसबिहेव होता है, उनकी आवाज दबाने के लिए माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे लगातार विपक्ष उठाता रहा है, और इस बात को और भी जोर देते हुए ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, ये एक तरह से प्रतीकात्मक है उनके इन मुद्दों को आगे हवा देने के लिए। सब ये जानते हैं कि ये प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, उसके नंबर्स भी हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में इस पर सिग्नेचर हो चुकी है। ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश होगा, लेकिन ये पास नहीं हो पाएगा तकनीकी तौर पे, क्योंकि संख्या बल नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी नंबर्स उसके लिए होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए बीजेपी के पक्ष में है नंबर्स। इसलिए इस तरह का कोई भी अविश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है। आप अपने विपक्ष अपने मुद्दों को मुखर कर सकता है, अपनी बात को प्रकाशित कर सकता है, प्रचारित कर सकता है, लोगों तक ले जा सकता है, और ये बता सकता है कि ना सिर्फ देश की संवैधानिक संस्थाएं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा, बहुत गरिमापूर्ण पद होता है, जिसकी जिम्मेदारी राज्यसभा में सभापति की भी होती है, और सभापति के तौर पर वो विपक्ष के सदस्यों के साथ में, सदन के सदस्यों के साथ में उचित व्यवहार नहीं करते हैं। उनका बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं पक्षपाती तरीके से वो सत्ता पक्ष की तरफ से होता है। विपक्ष के सांसदों की आवाज दबा दी जाती है। इस तरह की बातें वो उठाते रहे हैं, और कई सदन में इस तरह के गतिरोध सामने आते रहे। अब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, ये ऐसा होना मुझे मुश्किल लगता है। मुझे क्या, किसी भी एक्सपर्ट से नंबर के लिहाज से ये पास नहीं हो सकता। और ये जरूर है कि ये पहली बार
भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार इस तरह के किसी उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लाया गया, कई अविश्वास प्रस्ताव गिर भी गए, कई प्रधानमंत्रियों के पद चले गए, वो अपने कुर्सी पर ठहर नहीं पाए। लेकिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ पहली बार इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, जिस पर गंभीर आरोप है। मैं समझता हूँ विपक्ष अपना संदेश देना चाहता है, वो संदेश दे रहा है। जी, संदेश की राजनीति विपक्ष कर रहा है, लेकिन राकेश वशिष्ठ जी, इस तरह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और सम्मान होता है। जगदीप धनखड़ पर विपक्ष के जो आरोप हैं, आरोप होना और उनकी सच्चाई होना, दोनों के बीच क्या आप फर्क देख पा रहे हैं? विपक्ष अगर संदेश की राजनीति कर रहा है तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ ही क्यों कर रहा है? देखिए मीना जी, मैं जगदीप धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से 1984 से जानता हूँ। वो राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच में क्रिमिनल केसेस के बड़े ख्याति नाम वकील हुआ करते थे अपनी उस उम्र में, यंग एज में। और जो इतना इनका नाम था कि क्रिमिनल केसेस के जितने केसेस राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंचते थे, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपके जगदीप धनखड़ जी के पास रहता था। मुझे ध्यान है कि वो इनका जो मकान था सी स्कीम में, जो स्कूल है सेंट जेवियर स्कूल है, इसकी साइड में इनका मकान था। और कानून के ज्ञाता हैं, और हालांकि बीच में राजनीतिक तौर पर भले ही आए हों, कांग्रेस में भी रहे कि उस पर चुनाव लड़े हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कानून पर इनकी पकड़ अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे जब हुआ, कानून के रूप में उनकी पकड़ अच्छी है। इसलिए जब सभा के चूंकि तेज तर्राट है, इसलिए वो ज्यादा मुखर दिखते हैं अपने सदन में भी कार्रवाई के दौरान। कानूनी रूप से कोई इनको भ्रमित नहीं कर सकता। कानून में बड़े बड़े क्लियर कट है, इनकी समझ इतनी बहुत है। इसी कारण ये सबके निशाने पर हैं। निशाना क्या है? ये तो कहने की बात है, निष्पक्ष होते हैं, लेकिन चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सरकार होती है तो उनके उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, बीजेपी है तो उनके होते हैं। पहले मोहम्मद अंसारी साहब थे, 10 साल रहे आपके राज्यसभा के उपसभापति। जब उन पे भी, हालांकि क्योंकि उस समय विपक्ष इतना नहीं था, इसकी वजह से वो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन उनकी कार्य प्रणालियों को लेकर के समय समय पर विवाद होते रहते थे और सारी बातें, तो ये एक कॉमन बात है। अब जिस तरीके से विषय, ये बात सही है कि पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है। ये कारण क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी है अब तक हमेशा सबल रही है, और 10 साल से वो सत्ता से बाहर होने के बाद उनको बड़ी परेशानी हो रही है, क्या करिए, और ऐसी संभावना भी नहीं दिख रही कि वो कहीं बूस्टअप कहीं कर पाए। और क्योंकि उनका एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इनके खिलाफ कोई कारण इस तरह का प्रस्ताव पारित हो पाएगा, क्योंकि जो एनडीए का जो बल है वो कहीं ज्यादा है कांग्रेस के और विपक्षी दलों के ज्यादा। दूसरी बात, कुछ सीटें जब अपने नवेद शोको साहब कह रहे थे, कुछ सीटें खाली भी पड़ी हैं, ये बात सही है, लेकिन एनडीए अपनी सत्ता कारण उनके पास बड़े तजुर्बे के सलाहकार हैं, वो हमेशा से बिलों को पास कराते रहे, मतलब बहुमत ना होने के बावजूद तो अपने बिल पास कराए हैं। तो इसमें इस मामले में कोई ऐसा लगता नहीं कि विपक्ष को कहीं कोई लाभ मिल पाएगा और इसमें सफल हो पाएगा। इतना जरूर है, उन्होंने एक चर्चा बना दिया और सभापति के खिलाफ अपना एक तरीके से ये जाहिर कर दिया कि वह उनकी कार्यप्रणाली से सख्त नाराज हैं और उनकी हम खिलाफत करते हैं, उनकी किसी बात से हम सहमत नहीं है। अब वो तो अब हमने रूलिंग हम देखते हैं, आपकी जो रिपोर्टिंग देखते हैं इनकी, और टीवी पर जो जिस तरह से देखते हैं, जितने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये सारे उठाए जाते हैं, उनको उनके टिप्स पर पड़ा उड़ा देते हैं उनको कि क्या सही है क्या नहीं है। अब होना जाना कुछ नहीं है, अभी तो 14 दिन के बाद तो प्रस्तुत होगा, तब तक सेशन खत्म हो जाएगा। अगले सेशन जो कोई होगा राज्यसभा का, उसमें कहीं कार्रवाई उस पर हो गई, जब तक
इसका एनडीए का बहुमत और बढ़ेगा और बढ़ जाएगा। तो इस तरह की कोई संभावना नहीं है कि इनके खिलाफ कोई ऐसी कोई तो प्रतीकात्मक रूप से हम इसको देख सकते हैं, इसे प्रतीकात्मक रूप से देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रतीक से जो संदेश जा रहा है, एक तरफ विपक्ष के हमले हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के एक संवैधानिक पद की गरिमा है। उस गरिमा को, इससे पहले आपने हामिद अंसारी का नाम लिया, राकेश वशिष्ठ जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, और भी कई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस देश में बैठे हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति पद को लेकर उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरह का आचरण, जिसको लेकर विपक्ष को इतनी आपत्ति हो, याद आता है आपको? देखिए मीना जी, में ये राजनीति का खेल है और राजनीति के खेल में यदि कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन के लोग मजबूत रूप से कोई चीज रखते हैं तो रखने का अधिकार है उनको, ऐसा नहीं है कि रखने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन किसी भी सभापति के प्रति अविश्वास प्रकट करना अपने आप एक बहुत बड़ी मायने वाली बात होती है कि आप सभापति होने के बाद न्याय नहीं कर रहे उस सीट पे बैठ करके, जो खुले रूप में दिखता है। ऐसा नहीं है कि राकेश जी आपके भी मित्र होंगे, मेरे भी मित्र हैं जगदीप धनखड़, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार की बातें मुझे देखने को मिल रही है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ये सब चीज होती नहीं है जो हो रही है। अंसारी साहब भी करते थे, पक्षपात करते थे, लेकिन जिस प्रकार से पक्षपात का रूप जगदीप धनखड़ का मुझे सभापति के रूप में दिखाई दे रहा है, वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये देखिए, पहले लोकदल में रहे, लोकदल से झुंझुनू से सांसद बने, फिर ये विधि उप मंत्री बने थे, देवीलाल जी की कृपा से ये उप मंत्री भी बने। उसके बाद ये कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के सांसद का चुनाव हारे भी है, उसके बाद विधायक बने और फिर वसुंधरा जी इनको बीजेपी में लेके आ गई। तो ये सारे दलों को देख करके आए हैं, ऐसी बात नहीं कि ये केवल कांग्रेस के में ही रहे, सारे दलों का ये मजा चख करके। और जिस प्रकार से राज्यपाल हुआ करते थे बंगाल के, और बंगाल से ये उपराष्ट्रपति कैसे बने ये भी आपको पता है, हमको तो मैं भी बहुत करीब से इनको जानता हूँ, कल जयपुर में आ भी रहे। और देखिएगा, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में किसी के खिलाफ अविश्वास लाने का क्यों ये सब चीजें उत्पन्न हुई, ये एक सवाल पैदा होता है कि 60 सांसद आपके खिलाफ खड़े क्यों हो रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों हो रही है लोकतंत्र में। देखिए, अपनी बात कहने का अधिकार अगर लोकतंत्र में सांसदों को राज्यसभा में या लोकसभा में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। देखिए, बार बार बातें आती है कि हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, अब जेपी नड्डा जी तो बहुत सारी चीज आरोप लगा गए, अब उसका आरोपों का जवाब अगर खड़गे साहब तरीके से नहीं देंगे तो उसका मतलब कि आपने आरोप लगाए वो तो पार्लियामेंट में उठाए हुए मुद्दे हमेशा के लिए रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं, चाहे भले कुछ चर्चा हो, कुछ उस पर कार्रवाई हो ना हो, वो बात अलग है। लेकिन एक बार अविश्वास आपके प्रति 60 सांसदों ने रख दिया तो फिर सभापति को अधिकार नहीं रहता कि वो सभापति जब तक कि उसके पास उसका क्लियरेंस नहीं हो जाए, या तो अविश्वास गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं, गिरेगा वो तो दिखता है, लेकिन आपके पास अविश्वास प्रस्ताव होने के बाद आपको अधिकार नहीं रहता कि आप उस सदन की कार्रवाई चलाओ। ये एक नैतिकता का आधार कहलाता है। आप 14 दिन बाद उसको चर्चा में नहीं कराओ वो बात अलग है, लेकिन आपको चर्चा करानी चाहिए और लोकतंत्र में बताना चाहिए कि भाई मेरे प्रति किस तरह का भावना है। और ये सभापति बैठेंगे, ये तो बैठ नहीं सकते, जब प्रस्ताव पर चर्चा होगी ये नहीं बैठने का अधिकार नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एक लोकतंत्र में जिस प्रकार के कभी आ ही नहीं सकता, नहीं आ तो सकता है क्योंकि संख्या बल आपके पास है, प्रस्ताव लाने के लिए आपके पास 10% होता है, उससे ज्यादा है, तो इसलिए प्रस्ताव तो आ रहा है, प्रस्ताव आने के लिए लाने में दिक्कत नहीं है, प्रस्ताव के पास होने की बात हो रही है। नाहर साहब हमारे साथ थे, चले गए, मैं उन्हीं के पास जाना चाह रही थी। मीना जी, एक बात मैं कहना चाह रहा था, प्रस्ताव पारित हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रस्ताव पे चर्चा होना ही एक बहुत बड़ी लोकतंत्र में बहुत खूबसूरती होती है कि क्या आप कहना चाहते हो, कौन विपक्ष कहता है, पक्ष क्या कहता है, हो गई तो फिर आपके अंदर हमेशा के लिए रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि जगदीश धनखड़ जी पक्षपात करते थे, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव है। ये लोकतंत्र में खूबसूरती है, इसलिए विश्वास प्रस्ताव का मैं तो अपने आप में ज्यादा हो जाता हूँ। राज्यसभा में अभी सत्ताधारी पार्टी के पास इतना मजबूत पक्ष नहीं है कि आप जो चाहोगे वो कर लोगे, अगर कुछ हो गया तो खेल भी हो सकता है, फिर मालूम पड़ेगा किस तरह की स्थिति हो गई। तो इसलिए निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब इस पर चर्चा होगी नहीं होगी बात अलग है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव रखना ही अपने आप में लोकतंत्र की मजबूती
दर्शाता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप अपने आप में सुधार कीजिए, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति पद अपने आप में गरिमामूर्त पद होता है, क्योंकि राजनीति में इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप एक सदन के सभापति हो। लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये यहाँ होता है, तो इसलिए वो उपराष्ट्रपति पद अलग, वो अलग पद है, लेकिन यहाँ तो आप राजनीति के खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाते हैं और खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो कुछ खेल रहे हैं, सामने दिखता भी है सबको। जी, तो अनीता चौधरी जी जुड़ गई, अजीत नाहर जी जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ लगता है तकनीकी परेशानी की वजह से मैं उन्हीं के पास, हाँ अजीत नाहर जी के पास पहले जाती हूँ अनीता जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। अजीत नाहर जी, संदेश की राजनीति विपक्ष कर रहा है, उपराष्ट्रपति पद के सम्मान और गरिमा का कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है। संदेश सिर्फ इतना जा रहा है कि विपक्ष के आरोप हैं, या संदेश उससे ज्यादा जा रहा है जिसका कि श्याम सुंदर शर्मा जी ने यहाँ जिक्र किया है? देखिए, उपराष्ट्रपति की भूमिका एक निष्पक्ष होनी चाहिए, ये बात सच है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही इन पदों को मनोनीत करती आई है अभी तक, पहले भी और अभी भी, लेकिन निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है इन पदों का। तो थोड़ा इसी कारण से विपक्ष नाराज है और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव उनके पास हो नहीं सकता क्योंकि उनके पास वो बहुमत है नहीं। मुद्दा ये है कि ये ऐसा मौका आया ही क्यों? ऐसा उपराष्ट्रपति कभी कभार कुछ होता था, चलो ठीक है, सत्ता पक्ष का फेवर ले सकते थे, लेकिन अभी तो ऐसा देखा गया है कि सत्ता पक्ष का ही प्रतिनिधि वहां पर कार्य कर रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि सत्ता जो काम ठीक नहीं कर रही है, उपराष्ट्रपति विपक्ष के साथ मिलकर के सत्ता पक्ष को उस बात के लिए बोले, उस बात के लिए राजी करेंगे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ पर आप देखते हैं तो पक्षपात पूर्ण रवैया तो दिखता है, थोड़ा सबको मानना होगा इस चीज को। ये एक दिन की बात नहीं है कि आज एक अचानक से विपक्ष उठ करके आ रहा है, ये तो कई समय की बात हो गई ना, कई सालों से ये चीज चली आ रही है। अब वो चीज पानी जब सर के ऊपर से निकलेगा तो विपक्ष का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, इस देश के नागरिकों के प्रतिनिधि हैं वो लोग, तो उनका एक कर्तव्य भी है ये ऐसी चीजों का ध्यान रखें। और अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक प्रतीक स्वरूप को लेकर के आ रहे हैं बताने के लिए इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और हम सब के सहभागीदार हैं। तो निश्चित रूप से एक मुंह तो है, लेकिन निश्चित रूप से वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ इतने में है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाए। अब सरकार का ये क्या पक्ष रहेगा इस पे देखना होगा। सरकार को यहाँ पे एक्शन लेनी चाहिए कि अगर उनके किसी प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, उसकी बात सुने तो सही, कम से कम कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो पक्षपात हुआ होगा, तभी ये बात हो रही है। उस बात पर क्या एक्शन सरकार लेगी, क्या उस बात पर क्या मोदी सरकार लेगी स्पेशली, ये देखने लायक बात होगी। विपक्ष तो सिर्फ प्रतीक स्वरूप सरकार सीधे सीधे इसमें प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से एक्शन, अनीता चौधरी जी, टेक्निकल बात है ये कि सरकार की इसमें भूमिका, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया, सरकार की भूमिका इस पर क्या होनी चाहिए, सीधे प्रत्यक्ष रूप से इस वक्त सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, इस पे सरकार का तो कोई रोल ही नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनने की एक प्रक्रिया होती है और हटाने की भी एक प्रक्रिया होती है। तो जब ये प्रक्रिया सचिवालय को जाएगा, 14 दिन का कम से कम नोटिस होना चाहिए। सरकार के हाथ में है क्या कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटा सके। आप किस नियम के तहत बात कर रहे हैं, किस नियम के तहत सरकार उनको हटाएगी? अविश्वास प्रस्ताव लाना तो विपक्ष की आदत सी बन गई है, कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, कभी राष्ट्रपति के खिलाफ, कभी उपराष्ट्रपति के खिलाफ, जब कुछ नहीं कर पाते। आप बताइए कि जॉर्ज सोरस के ऊपर ना चर्चा हो रही थी सदन में, क्या जॉर्ज सोरस इस देश के लिए इतना बड़ा हो गया है कि उसकी चर्चा के ऊपर, उसके बिहाफ में विपक्ष उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा? क्या हम जॉर्ज सोरस को सपोर्ट कर रहे हैं और बहाने मार रहे हैं? आप बताइए किस किस मुद्दे को आप उठा रहे हैं और किस किस का पक्ष ले रहे हैं? 87 लगभग 90 कह ले, 87 राज्यसभा के मेंबर्स हैं विपक्ष के। आखिर क्यों वो सभी उसमें हस्ताक्षर नहीं किए? सिर्फ 60 मेंबर्स से क्यों हस्ताक्षर किए? अगर सभी इतनी एकजुटता है विपक्ष के अंदर में, तो सभी को हस्ताक्षर करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। 60 मेंबर्स ने वहां पे हस्ताक्षर किया है
और उसके बाद आप जब भी सदन चल रहा है सदन नहीं होने दे रहे हैं आप। अच्छा, अडानी को ही अगर आप इस देश से बर्खास्त कर देते हैं तो इतना बड़ा एक सिस्टम कोलैप्स होगा, इतनी बड़ी बेरोजगारी आएगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो अडानी को लेकर के आप इतनी चर्चा चाहते हैं, संभल में किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? संभल पे चर्चा चाहते हैं लेकिन चर्चा का जब वक्त आता है तो हंगामे करते हैं। संभल में किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सरकार को ये हो रहा है। हो सकता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो कभी कभी बहुत कड़ा रुख लेते होंगे, शायद कभी कभी उनका इंक्लिनेशन अपनी पार्टी की तरफ भी होता होगा क्योंकि पार्टी से ही चुन के आए हैं। लेकिन यहाँ पे विरोध जो है धनखड़ साहब के लिए इसलिए भी ज्यादा देखा जा रहा है क्योंकि धनखड़ साहब कभी कांग्रेस के अंग थे और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उपराष्ट्रपति बन गए, तो वो भड़ास भी सामने आती हुई दिखाई देती है। आप जिन जिन मुद्दों पे अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुद्दा जो है हमारे देश के लिए, हमारे समाज को फेवर नहीं कर रहा है। चाहे वो जॉर्ज सोरस हो, चाहे वो अडानी को इस तरह से जलील करना हो, या फिर संभल में उन हिंसाकारियों को सपोर्ट करना। अनीता जी, आपका ऑडियो में कुछ वीडियो में कुछ इश्यू आ रहा है, आप एक बार रिकनेक्ट करिए। तब तक मैं नावेद शिकोह जी के पास जा रही हूँ। नावेद जी, जो अनीता जी का कहना है, एक पक्ष वो है जो ज्यादातर लोगों का यहाँ कहना है कि उपराष्ट्रपति पद की एक गरिमा और सम्मान होता है जिसे मेंटेन करना उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स के कंधों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब जैसा अनीता जी ने कहा कि वो कांग्रेस में भी रहे, दूसरे राजनीतिक दलों में भी रहे, अब बीजेपी में, लेकिन अब तो वो कहीं नहीं है। जिस दिन वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले लेते हैं उस दिन वो पार्टीगत उससे ऊपर उठ जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल इस वक्त आज की तारीख में बीजेपी ने उन्हें बनाया है, बीजेपी के समर्थन से वो बने हैं, बीजेपी की ताकत से वो बने हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार ने इसीलिए बैठाया है कि वो सरकार के पक्ष में काम करेंगे। हर सत्तारूढ़ सरकार ऐसा ही करती है, हर सत्तारूढ़ दल ऐसा ही करने का प्रयास करता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात आती है कि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है। एक पक्ष जो अनीता जी ने कहा है वो भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श तो उस पर भी होना चाहिए कि अगर उपराष्ट्रपति को लगता है कि विपक्ष गलत मुद्दों पर आगे बढ़ रहा है, सदन की गरिमा को कम कर रहा है, सदन में हंगामा जबरदस्ती कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति समर्थन नहीं करते या नहीं सुनते हैं, तो वो अपने विचार और अपने सामर्थ्य और अपनी सोच के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किसी को क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल, आपने बात सही कही। एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, सब जानते हैं कि भारत में या किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां है वहां सबसे बड़ा और सबसे गरिमापूर्ण पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, और दूसरे नंबर का उपराष्ट्रपति होता है, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आता है। यानी ये पद देश में दूसरे नंबर का सबसे गरिमापूर्ण और बहुत सम्मानित पद है, बहुत बड़ा एक संवैधानिक पद है। ये कोई मामूली पद नहीं है जिसकी जिम्मेदारी राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी उठाई जा रही है और उठाई जाती रही है। पहले तो हम इस बात को फिर से दोहराएंगे कि ये बहुत सम्मानपूर्ण और बहुत ही गरिमापूर्ण पद होता है, दूसरे नंबर का बहुत प्रभावशाली पद। इस पद पर विराजमान राज्यसभा के सभापति के ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, और अब से नहीं काफी समय से इनको लक्ष्य बनाया गया है। आपको याद होगा कि सदन के बाहर इनकी मिमिक्री की थी कुछ सांसदों ने, राहुल गांधी जी भी वहां मौजूद थे, उसके ऊपर भी तमाम सवाल उठे थे कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए, इतने गरिमापूर्ण पद पर बैठे हुए एक जिम्मेदार इंसान के खिलाफ आप संसद में जिस तरह उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये बात गरिमापूर्ण नहीं है। आप सवाल उठाइए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मजाक उड़ाना थोड़ा सा तहजीब के दायरे से है। ये सवाल उठे थे और विपक्ष ने उनकी बाकायदा राहुल गांधी की मौजूदगी में नकल की थी, उनकी मिमिक्री की थी, उनका कैरिकेचर पेश किया गया था कि यानी वो किस तरीके से बोलते हैं, हास्यास्पद तरीके से, मजाक जिसको कहते हैं, उड़ाया गया। विपक्ष का ये कहना है कि ये लगातार निष्पक्षता करते हैं, ये अपने पद और अपनी पद की गरिमा को
बचा ही नहीं रखे, ये अपने पद को गिरमी किए हुए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से ये बैठते हैं, एक प्रवक्ता के तौर पे बैठते हैं, और पद जो है, ये संवैधानिक जो पद है, ये बहुत ही निष्ठावान जो पद है, उसकी गरिमा धूमिल हो रही है, ये सत्ता पक्ष विपक्ष का कहना है। लेकिन सवाल एक और भी कि विपक्ष अगर इनको लगातार सवालों की घेरों में घेर रहा है, तो सवाल इस बात का है कि लोकसभा के स्पीकर को क्यों नहीं घेर रहा है। वहां तो सदन की कार्रवाई होती है, महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है, वहां नंबर्स ज्यादा है, वहां बहस ज्यादा होती है, इनको ही क्यों टारगेट बनाए हुए हैं। अगर विपक्ष बेमतलब सवाल उठा रहा होता और बिना किसी लॉजिक के अविश्वास प्रस्ताव ला रहा होता, तो इसका मतलब ये जो है वो लोकसभा के स्पीकर साहब को भी घेरा जाता। उनको नहीं घेरा जा रहा है, उनसे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो जो है अविश्वास कर रहे है, उनको घेरा जा रहा है। और एक बात बस आधे मिनट में अपनी बात कह दे, मुख्य बात ये है कि ये जैसे शर्मा जी ने कहा, बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, हर दल में रहे, कई पदों पर रहे, इनको राजनीति आती है और इनको ये पता था। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी काफी समय से विपक्ष कर रहा था, इस सत्र में नहीं किया, इससे पहले कर रहा था। और ये उनको भी पता है कि जब चर्चा होगी तो बदनामी होगी, इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सभापति के खिलाफ पहली बार लोकतांत्रिक देश के इतिहास में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। शायद इसीलिए उन्होंने कुछ दिन पहले अपने इस दाग को धोने के लिए पहली बार यह भी इतिहास रचा कि सत्ता पक्ष के सामने सवाल उठाया कि किसानों के मुद्दे पर आखिर सरकार सोई हुई क्यों नहीं उनके साथ किसानों के साथ बैठकर उनकी बात सुनी जाती है, क्यों धरने की नौबत आती है। ये जो उन्होंने सवाल कुछ दिन पहले उठाया, ये जब इतिहास में लिखा जाएगा कि वो पक्षपात रवैया अपना रहे थे, तो वो अपना लॉजिक इतिहास ये भी कहेगा कि शायद ये बात गलत थी, उन्होंने इस पद पर बैठ के सत्ता के सामने भी कड़ा सवाल उठाया था। शायद उनकी ये राजनीति हो या उनका विवेक हो। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है। कम से कम जगदीप धनखड़ के पास खुद के पास कहने को होगा कि मैंने ये भी किया था, जब वो अपने चर्चा करेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में, क्योंकि जब रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा काम होता है अपने अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ साझा करना, तो ये काम तो जगदीप धनखड़ जी की तरफ से। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा राजनीति विज्ञान का, तब उनके पूरे 5 साल के कार्यक्रम में उन्होंने जो कुछ किया, उसमें ये हिस्सा कितने प्रतिशत है और दूसरा वाला हिस्सा कितने प्रतिशत है, राकेश वशिष्ठ जी, आकलन उसका भी होगा। बिल्कुल मीना जी, मैं एक बात बड़ी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो समस्या है ना, जो संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा की जो स्थापना की, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आधार पर की थी, ब्रिटेन की संसद के, और उनका मकसद केवल इतना था कि लोकसभा से जो प्रस्ताव पारित होकर के आए, उन पर अगर कोई कमी बेसी रह गई हो तो उस पर गंभीरता से राज्यसभा में विचार किया जा सके और उसमें अगर कोई संशोधन करना हो तो कर सके। अब हालत ये है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सब देखती है कि क्या वहां राज्यसभा में गंभीरता से किसी विषय पर परिचर्चा होती है। आज हालत ये हो गई कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का सदस्य टेबल पर खड़े होकर नाचता है, ये क्या शोभा देता है राज्यसभा के लिए। लेकिन समस्या इसमें यह है कि आमतौर पर जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, राज्यसभा में बैठते रोजाना है, लेकिन एक तो सुबह के 1 घंटे में जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें बैठते हैं, या कोई विशेष कोई बहस होती है तो प्राइम मिनिस्टर आने होते हैं तो बैठते, जनरली उपसभापति और अन्य जो उसके मेंबरान होते हैं उसके वो सुनवाई करते हैं। लेकिन इनकी सिटिंग जबरदस्त है। ये आमतौर पर मैं समझता हूँ दिन में उपसभापति का नंबर कम आता है, ये ज्यादा बैठते हैं। सबसे ज्यादा अखड़ने वाली बात विपक्ष को ये है, क्योंकि इनके बैठने से वो कुछ नहीं कर पाते जो कि उपसभापति के रहते हुए या पदेन सभापति के रहते हुए वो कर लेते थे। और यही सबसे बड़ी समस्या आ रही है सामने। ये करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कोई भी रूलिंग जो पार्टी होती है वो ये चाहती है कि सभापति ऐसा हो सदन को उनके अनुरूप अच्छी तरह चला सके और विपक्ष के ऊपर हावी रह सके। तो इसमें भाजपा निश्चित रूप से सफल रही है,
इनको सभापति बनाने को, उनको अपने राजनीतिक जो मकसद था वो उनको पूरा हो रहा है, ये कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर भी हमने पहला 2014 से और आपका 2019 तक का कार्यकाल देखा था, जब अपनी वो सभापति थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी, तो ओम बिरला को लेकर के लाया गया था। ओम बिरला का शुरू का कार्यकाल भी ऐसा ही रहा था, आपको ध्यान हो तो। इससे बड़ा संतोष था इनके ऊपर पार्टी विपक्षी दलों को, इस तरह की बात करते सख्त थे। अब ये उनसे सवा से आ गए, अभी सवा से आ गए तो स्थिति ज्यादा ये हो गई है। एक बात है श्याम राकेश जी, वो ये कि ओम बिरला से बहुत वरिष्ठ हैं जगदीप धनखड़, एक बात। दूसरी बात, वरिष्ठ कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर, तो यही है, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर। तर्कों के आधार पर अपनी लड़ाई को ज्यादा मजबूती से लड़ता है कोई भी लॉयर। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति पद पर बैठकर तर्कों को भूल गए क्या अजीत नाहर जी जगदीप धनखड़ जी के लिए? सबसे पहले वो एक राजनीतिज्ञ हैं, कई सारी पार्टियों में रहे, फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो बदलाव तो आता रहा है। मुद्दा ये था कि जॉर्ज सोरोस की बात नहीं, बात तो अडानी की थी, जिसके ऊपर सारा कार्यक्रम, सारा प्रोग्राम हुआ, ये कहानी बनी। डिस्कशन राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस पे था, डिस्कशन राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस पे था, आप देख लीजिए, जॉर्ज सोरोस पे डिस्कशन था। और डिस्कशन में क्योंकि जॉर्ज सोरोस पे डिस्कशन था और सत्ता पक्ष हावी हो रही थी और उन्होंने किसी एक सांसद का नाम ले लिया, तो इसी बात को मुद्दा बनाया गया। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप प्लीज इसको मान लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अडानी को भी गिरा के हमें क्या मिलेगा? अडानी को गिराने से किसका फायदा होगा? अडानी को खत्म करने से किसका फायदा होगा? आप ये बताइए कि अडानी को खत्म करने से किसका, आप बताइए कि अगर अडानी की ही चर्चा की तो अडानी को खत्म करने से किसका फायदा होगा? अडानी को खत्म करने से किसका फायदा होगा? मैं भी वही कह रहा हूँ, फायदा और नुकसान ही देखा जा रहा है। आप यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं जो भी बातें बोल रहे हैं वो बोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक बात तो समझ में आ रही है कि जगदीप धनखड़ जी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, मजे हुए पॉलिटिशियन के साथ लीगल एक्सपीरियंस भी उनका बहुत ही अच्छा है और उन्होंने उप राष्ट्रपति की परिभाषा को बदला और बताया कि सदन को मैं चला के रहूंगा, विपक्ष हंगामे करके बेल में नहीं आएगा। आप बताइए, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अगर खराब है, उसकी मिमिक्री अगर की जाती है तो क्या ये जस्टिफाइड है? किसी का बॉडी स्ट्रक्चर खराब है, वो किसी अलग अंदाज में बात करता है, उसकी मिमिक्री की जाती है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? आप किन किन चीजों को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? और अगर लाना ही था और पहले ही इसके पहले वाले सत्र से ही प्लानिंग चल रही थी, तो शुरुआत में क्यों नहीं लाया गया? जब 14 दिन का वो समय मिलता, 14 दिन के बाद उस पर चर्चा होती, वोटिंग होती और वोटिंग में समझ में आता कि उपराष्ट्रपति को कितने लोग नहीं चाहते हैं। आप 20 तारीख को सदन समाप्त होने वाला है, उसके 6 दिन पहले आप लेकर आते हैं, 10 दिन पहले, और बोलते हैं कि उस पर चर्चा का समय भी नहीं दिया। विपक्ष के ये सारे पैतरे जो है बहुत कमजोर पैतरे हैं और ये मुझे लगता है कि चर्चा करके एक अच्छे राजनीतिज्ञ की तरफ आना वो ज्यादा बेहतर होगा, उनको उससे ज्यादा फायदा मिलेगा, बल्कि इस तरह के नाटक नौटंकी करने से। अनिता जी थोड़ा बोलने देंगे हमें भी, तो आपको। एक मिनट अजीत जी प्लीज अजीत जी। अनिता जी, हमारे कार्यक्रम में न्यूज 24 में एक हम कोशिश करते हैं, मैं सारी बातें मानती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से होता है, लेकिन चीजों को एक्सेप्ट करना और मुद्दे पे रहना भी बहुत जरूरी है। आप विपक्ष के वक्ता के तौर पे क्यों बोल रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार की तरह ही बात करें ना। आप बोले सरकार क्या एक्शन लेती है, उपराष्ट्रपति पे सरकार एक्शन लेगी? क्या बात है? अनिता जी, कौन से नियम के तहत सरकार एक्शन लेगी? अनिता जी, आप लोकतंत्र को जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अजीत जी, श्याम जी, एक मिनट। अनिता जी, हमें जजमेंटल नहीं होना है कि कौन सरकार का प्रवक्ता है या सत्तारूढ़ दल का है या विपक्ष का है, पहली बात। दूसरी बात, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है बुरा है ये भी हम कहने वाले कौन है? मिमिक्री करने वालों ने उस पद के व्यक्ति के लिए जिस तरह का किया वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये बहस का विषय है।
अभी हम जिस विषय पर बहस कर रहे हैं हम उसी तक सीमित रहते हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिनको बोलने के लिए कहा जाता है प्लीज वो जब अपनी बात पूरी कर लें तभी दूसरे पैनलिस्ट अपनी बात शुरू करें। ये मेरा निवेदन है आप सबसे। अजीत नाहर जी, सबके अपने विचार हैं, अनीता जी के अपने, श्याम जी के अपने, राकेश जी के अपने, नावेद जी के अपने। हम और इसीलिए तो हम चर्चा करते हैं पैनल में उन तमाम लोगों के साथ जिनके विचार अलग हैं। और हमारे देश की और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि यहाँ अलग अलग विचारों को सुना जाता है, समझा जाता है और फिर उससे अपनी एक ओपिनियन बनाई जाती है। तो सवाल ये है, माफ कीजिएगा, सवाल ये है अजीत नाहर जी, अब आपसे मैं आ रही हूँ वापस, और प्लीज बीच में कोई नहीं बोले। अजीत नाहर जी, सवाल ये है कि ओम बिरला और जगदीप धनखड़ में बहुत बड़ा फर्क है। ओम बिरला पर भी आरोप लगे, ये भी सच्चाई है जैसा कि नावेद जी ने कहा था, लेकिन ओम बिरला संभल गए और बड़े प्यार से मीठी मीठी गोली देकर ऐसे उन्होंने फिक्स कर लिया एक तरह से कि अब विपक्ष उन पर उस तरह से हमलावर नहीं है जितना जगदीप धनखड़ पर। तो आप इसे बतौर राजनीतिज्ञ, जगदीप धनखड़ अगर बड़े राजनेता हैं और बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो बतौर राजनीतिज्ञ अविश्वास प्रस्ताव का उनके खिलाफ आना जगदीप धनखड़ की व्यक्तिगत सफलता मानते हैं या विफलता? नहीं, निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से तो विफल रहे हैं वो विपक्ष को साधने में। वहीं ओम बिरला ने अपने आप को इम्प्रूव किया। और मैं राकेश जी की एक बात से असहमत हूँ। उन्होंने एक चीज कही थी, उसके पहले जो लोकसभा पति थी काफी वो उतनी ठीक नहीं थी। हमारे यहाँ की श्रीमती सुमित्रा महाजन जो ताई के नाम से जो फेमस है, वो सिर्फ बीजेपी की नहीं, इस पूरे देश की मतलब महान नेता रही है। और मतलब मैं चाहूंगा कि उसका ठीक शब्दों का आपने उपयोग नहीं किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक नहीं, आपको अच्छे लगे मुझे लगा पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैंने उस पॉइंट को उल्लेख किया। हर व्यक्ति की अपनी ओपिनियन है, प्लीज आप उन्होंने शब्द गलत उपयोग किए, वो अच्छी नहीं थी। भावना थी, मेरे शब्द थे, मैंने उसको वार किया। पार्टी के लिहाज पर वो उनके लिए फिट नहीं बैठी थी, जैसा बहुत अच्छी नेता भी रही, अच्छी लेडी रही, और आज भी कोई जाता उनके तो मदद करती है। अजीत नाहर जी, कहाँ क्षेत्रवाद में उलझे आप? देश हमारा अनेकता में एकता वाला भारत है। यस, नहीं, एक महिला के लिए कोई भी महिला होती वहां पर, मैं उसका सम्मान करता। अनिता जी, बात इतनी थी अनिता जी कि उपराष्ट्रपति जी को सरकार का प्रतिनिधि बनकर के काम नहीं करना चाहिए। रही बात मिमिक्री की, ठीक है, वो बात ठीक नहीं है, किसी इतने बड़े पद के व्यक्ति के मिमिक्री करना चाहिए, लेकिन ये मिमिक्री विपक्ष के नेताओं की भी हुई है, उनके खिलाफ भी कई सारी चीजें बोली गई है। तो तब बाकी चीजें, तब आपका मतलब मैं नजरिया जानना चाहूंगा, तब क्या नजरिया रहेगा? राहुल गांधी को जब पप्पू कहा गया, तो क्या आपका नजरिया क्या तब भी सेम रहेगा जो उपराष्ट्रपति जी के लिए है? तो तब मैं मानूंगा। लेकिन चौकीदार चोर भी कहा गया ना, चौकीदार चोर भी कहा गया ना। जब राहुल गांधी को पप्पू कहा गया तो चौकीदार को चोर भी कहा गया। तो फिर वो तो राजनीति का की छीटाकसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं, राजनीति की छीटाकसी है। उसमें उस छीटाकसी में आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें, यही रामपुर के आपके सांसद साहब ने जया प्रदा के पता नहीं क्या क्या कलर बता दिए थे, तो उसको क्या बोलेंगे आप? ये बहस का विषय कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं आप? पप्पू और चौकीदार चोर एक अलग मसला है, पप्पू और चौकीदार चोर एक अलग मसला है, लेकिन उपराष्ट्रपति जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अनीता जी प्लीज, देखिए, दो लोगों को अगर कुछ गलत कहा गया है, किसी ने भी कहा है, तो हमारा नजरिया दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए कि ये गलत है तो ये भी गलत है, ये सही है तो ये भी सही है। ये इस प्रकार की जो चीजें पिछले कुछ सालों में हुई है, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की गरिमा के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो हम सबको इस बारे में सोचना होगा। हमको पार्टी पक्ष से ऊपर उठ करके, अपनी सोच से ऊपर उठ करके इस देश को उस कल्चर, उस सभ्यता पर वापस लाना है, तो इन सब चीजों को दूर करना होगा। रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, तो विपक्ष का अपना अधिकार है, उसको लगता है कि अगर उपराष्ट्रपति जी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाना उसका अधिकार है। सरकार का दायित्व ये है कि उस अविश्वास प्रस्ताव का गहन जांच कराए, और वाकई में अगर कोई ऐसी कोई बात है तो उस पर तुरंत एक्शन ले।
तो सरकार को यहाँ पर निष्पक्ष होकर के काम करना होगा। उपराष्ट्रपति जरूर उन्होंने मनोनीत किए होंगे या उनके माध्यम से वो बने होंगे, मगर यहाँ पे सरकार को भी निष्पक्ष, क्योंकि विपक्ष किसके पास जाएगा? चलिए आप ही बताइए, विपक्ष किसके पास जाएगा? वो भी सरकार के पास जाएगा, वो भी राष्ट्रपति के पास जाएगा। सदन में गया विपक्ष सदन में गया, सरकार गहन जांच नहीं करवाएगी, इस पे चर्चा होती है। अविश्वास प्रस्ताव के नियमों को तो पढ़े, उस पे चर्चा होगी और 14 दिन कम से कम पहले दिया जाएगा, 10 दिन पहले नहीं दिया जाएगा। 14 दिन बाद सेक्रेटरी जो है उसको टेबल पे रखेगा, उस पे चर्चा होगी। सरकार गहन जांच क्या करवाएगी? अविश्वास प्रस्ताव पे सरकार गहन जांच करवाएगी, ये पहली बार मुझे सुनने में आ रहा है कि सरकार गहन जांच करवाएगी। अनीता जी विषय से भ्रमित नहीं होते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, बात यहाँ पर निश्चित रूप से सरकार इस पे कोई चर्चा सदन के भीतर हो, ये प्रावधान हो सकता है, जिसके लिए नियमों की 14 दिन की बात यहाँ पर अनीता जी कर रही हैं, जो बात समझ में आती है। श्याम सुंदर शर्मा जी, बात यह है कि एक तरफ जगदीप धनखड़ का व्यक्तित्व है, एक तरफ उनका इतना लंबा एक लॉयर के रूप में अनुभव है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट रहे जगदीप धनखड़, देश के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर विपक्ष को साथ नहीं ले पाए, साध नहीं पाए, इस आरोप से तो कभी बच नहीं पाएंगे। देखिए मीना जी, आप सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा का सभापति होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, मैं जगदीप धनखड़ को जानता हूं, राजस्थान विधानसभा में जब भैरों सिंह जी ने आरोप लगाए थे इनके ऊपर, ये नौनो आंसू रोए थे विधानसभा में, इनके खिलाफ एक्शन हो रहा था और इनको ये विधायकी जा रही थी, रोए वहां पर। मैंने देखा आपको किस तरह के आरोप लगे। आप अनीता जी मौजूद नहीं थी, मैं तो मौजूद था उस विधानसभा में। तो देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत भी रहे, वो तो एडवोकेट नहीं थे, वो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगे। अब देखिएगा सिस्टम है, अब देखिएगा मैं मान के चलता हूं कि जो नियमों में 14 दिन का प्रावधान है, सब कुछ है, इसमें सरकार का तो कोई दायित्व नहीं, ये अब सदन का अधिकार बन जाता है। ये सरकार का कोई अधिकार नहीं है वहां पर सदन में निश्चित तौर पर जब आ गया ये प्रस्ताव 60 सांसदों के माध्यम से रख दिया गया, अगर स्वीकार हो रहा है तो उपराष्ट्रपति की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। अब उपराष्ट्रपति को अधिकार नहीं रहता कि आप उस सदन को चलाने लायक बने रहे, जब तक उस पर निर्णय नहीं हो जाता उपराष्ट्रपति को बैठने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अनीता जी आपको पता हो, ये नैतिकता की बातें लोकतंत्र में आज भी जीवित रहनी चाहिए, क्योंकि आप बार बार कह रहे हो उपराष्ट्रपति ये थे, उपराष्ट्रपति जी को मैं जितना जानता हूं, शायद आपने तो मेरे को, मैं तो बहुत करीब से, मैंने तो उनका विधायकी का चुनाव भी देखा, सांसद का चुनाव भी देखा, उनका मंत्री पद भी देखा, उनको किस स्थिति में थे वो भी देखा, लेकिन क्योंकि वो योग्य इसलिए रहे कि आरएसएस के माध्यम से वो इस पद पर पहुंचने में कामयाब रहे। कामयाब होने के बाद आपको वहां पर पद की गरिमा को रखने के लिए निष्पक्षता रखनी पड़ेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती क्यों होती है कि आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे, आप काम भी करो। सरकार का समर्थन सब करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई जो चुन करके गया है, जिसके माध्यम से चुन के गया, वो ध्यान सबका रखता है, लेकिन ये कह देना कि भाई इस पे चर्चा ही नहीं हो सकती, इस पे कुछ हो ही नहीं सकता, अडानी को लेकर के इतने चिंतित हम लोग क्यों हैं? पार्लियामेंट में चर्चा रखने के लिए दिक्कत, पार्लियामेंट में चर्चा होने का मतलब सांसद अडानी जी खत्म हो जाएंगे ये थोड़ी ना है। पार्लियामेंट होता ही इसलिए है कि क्या पक्ष है क्या विपक्ष है। अगर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी तो चर्चा क्या होगी? सड़कों पे चर्चा तो हो रही है ना। अगर देखिए अमेरिका में जिस प्रकार का मामला दर्ज होने के बाद हम इसको अधिकार के साथ उठा नहीं सकते, तो देखिए निश्चित तौर पर मान के चलिएगा कि सरकार इतना पक्ष क्यों रख रही है अडानी का, मेरे को समझ में नहीं आता। देखिए निश्चित तौर पर अडानी के संबंध किस प्रकार के हैं ये आज से नहीं है, ये तो दिखेगा जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े थे, गांधीनगर ही आते थे, गांधीनगर से जाते थे और कहीं दिल्ली में नहीं रुकते थे। इसलिए निश्चित तौर पर जो आरोप लग रहे हैं, चर्चा तो कराने दो, आप चर्चा कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छाइयां बुराइयां ये पार्लियामेंट तय करेगी, आप और हम तय करने वाले कोई भी नहीं है। ना हमारा अधिकार होता है कि हम पार्लियामेंट के बात में लेकर के हस्तक्षेप। 60 सांसद अगर चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो, अब देखिए चर्चा नहीं होगी ये बात अलग है, लेकिन 14 दिन का नोटिस होने के बाद अगर ये प्रस्ताव आ जाता है तो कार्यप्रणाली पर तो प्रश्न चिन्ह लग गया। इस कार्यप्रणाली को, प्रश्न चिन्ह को कौन
इस लोकतंत्र में कौन है? सबसे पहले तो धनखड़ साहब खुद ही कहे कि अगर मेरे प्रति अविश्वास प्रस्ताव है तो मैं 14 दिन का नोटिस भी नहीं, मैं तो तत्काल चर्चा कराना चाहता हूं। ये भी संभव है, कोई जरूरत थोड़ी 14 दिन का ही मामला हो और 14 दिन बाद ही चर्चा हो, 14 दिन के पहले भी चर्चा हो सकती है। ये हाउस करने का निर्णय रखता है। जेपी नड्डा देखिए सदन के राज्यसभा के वो दल के नेता है, उन्होंने चार्ज लगाया। किस तरह का चार्ज लगाया? क्या उसको मल्लिकार्जुन खड़गे जब जवाब देने लगे तो देने का अधिकार है ना? इसलिए ये जरूर है कि आप चार्ज लगाओगे वो तो सब ठीक है, विपक्ष चार्ज लगा रहा है तो गड़बड़ है। इसलिए लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया है। एक लोकतंत्र का खूबसूरती है, उसको एक्सेप्ट करके स्वीकार करके देखिए, प्रस्ताव पारित तो होगा नहीं, लेकिन अगर रिकॉर्ड में चीजें दर्ज हो जाएगी तो फिर लोग कहेंगे देखिए धनखड़ साहब के ऊपर आरोप लगते थे, ये विपक्ष ने लगाए, ये पक्ष ने लगाए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल जो कुछ देखा राजनीति में, धनखड़ साहब बहुत साफ सुथरे है नहीं जितने आप अनीता जी कह रहे हो। मैंने तो उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत करीब से बहुत जगह के पास जाती हूँ मैं। अनीता जी आपके पास आऊंगी। सोमनाथ चैटर्जी के बारे में क्या बोलेंगे सर? कुछ ऐसा ही माहौल था। अनीता जी, सोमनाथ चैटर्जी याद ही होंगे आपको, वो भी इस देश के स्पीकर थे, पता ही होगा। और किस किस तरह से चप्पल भी फेंका गया, पता ही होगा आपको। आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये सारी बातें आपको पता होंगी। तो फिर उस समय में सोमनाथ चैटर्जी क्या करते थे? तो वो निष्पक्ष है और सब कुछ है। देखिए ये तो ये सदन तय करेगा। आप बाकी स्पीकर्स को भी ले लीजिए। क्या ठीक है, वो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड स्पीकर्स होते हैं, पॉलिटिकली इंक्लाइंड उपराष्ट्रपति। अच्छा, हामिद अंसारी के बारे में क्या बोलेंगे आप? फिर हामिद अंसारी जी के बारे में क्या बोलेंगे? ये सारी चीज लोकतंत्र में सभी अच्छे हो जाए, ये जरूरी थोड़ी ना है। लोकतंत्र में सब, मैं कहाँ बोल रही हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उनको ये नैतिकता की बात कर रहे हैं कि हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया तो नैतिकता के आधार पे मुझे चला। आज नैतिकता के आधार पे कहाँ राजनीति चल रही है और कहाँ कुछ कोई हाउस चल रहा है। तो नैतिकता के आधार पे धनखड़ साहब ही हमेशा ही सेक्रीफाइस करे और राहुल गांधी के लिए सारी नैतिकता जो है, या कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए सारी नैतिकता जो है वो एक अलग, मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज में तब्दील हो। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। हम लोगों की ये ड्यूटी है। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि वो क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी से चुन के आए हैं तो इंक्लिनेशन उनका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और शायद थोड़ा या कम हर उपराष्ट्रपति का रहता ही है, लेकिन उस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रहने में हम जिन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, आप बताइए कि अमेरिका के कोर्ट में अडानी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज हुआ है और अडानी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चुना हुआ सांसद है, चुनी हुई चीज की पार्टी है, चुनी हुई नीतियों को निर्धारित करता है कि अडानी को लेकर के सदन में चर्चा हो। अडानी को अगर खिलाफ है तो उसकी जांच होगी, उसके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो भारत की कोर्ट में हो, चाहे अमेरिका की कोर्ट में हो, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हैग में हो, कहीं भी हो। लेकिन उसको लेकर के हम यहाँ पे चर्चा करें और अडानी को जलील करके, अगर अडानी के खिलाफ अमेरिका में है हमारे किसी भी नागरिक के खिलाफ, आपको याद होगा कि एक न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में एक केस दर्ज हुआ था एक बंगाली महिला के खिलाफ कि अपने बच्चे को पिटाई करती है, जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ था। क्या हम उसको बचा कर नहीं लाए थे? तो हमारा कोई भी नागरिक अगर किसी विदेशी पटल पे वो अपराधी है तो मेरे धरती पे अपराध करेगा और उस अपराध की सजा हम देंगे। अमेरिका को या यूरोप को या ब्रिटेन को या किसी भी देश को ये कोई अधिकार नहीं है कि मेरे नागरिक को जलील करे, मेरे नागरिक को वो कि इस हद तक ले जाए कि मेरी छीछा लेदर, मेरे देश का रिप्रेजेंटेटिव है वो, मेरे देश की छीछा लेदर विश्व पटल पे हो। मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा ये राय है, मेरी ये नीति है, जब बात मेरे देश की आएगी तो मैं अपने देशवासी को बचाऊंगा। क्योंकि अगर बात मेरे भाई की आती है तो चाहे वो जितना भी खूनी होता है, उस खूनी को भाई के लिए भी हम कोर्ट में जाकर केस लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि निर्भया के वो उन दरिंदों के खिलाफ भी उसके माता पिता कोर्ट में केस लड़ रहे थे। तो ये हमारे ब्लड का एक फ्लो है और जो हर इंसान में होता है। एज ए कंट्री हमको इस बात पे सोचना चाहिए कि अमेरिका में चल रहा वो कोर्ट, अमेरिका हमारे को उस अडानी को लेकर के हमारे देश को जलील करे, तो वहां पे हमारी नीति क्या होनी चाहिए। आपकी नीति वो हो सकती है, मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं दूंगी, लेकिन मेरी नीति यही रहेगी। ये बात भी है
और अडानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चुना हुआ सांसद या राजनीतिक बॉडी नहीं है तो उसको लेकर के सदन में चर्चा होगी। सदन में चर्चा जनता के नीतियों को लेकर की होगी, सदन में चर्चा सरकार की विफलता पे होगी, सदन में चर्चा विपक्ष की सफलता पे होगी, ना कि अडानी पे और बाकी चीजों पे होगी। ठीक है अनीता जी, बहुत संक्षेप में। राकेश जी, मैं आपके पास भी आना चाहती थी, मेरे पास समय की कमी है। नावेद जी, आपकी आखिरी टिप्पणी ले रही हूँ मैं। मीना जी, एक बहुत ही दिलचस्प बात बहुत जल्दी से कहते हैं। मैं आपका रोज शो देखता हूं और आपके शो की खासियत ये होती है कि बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता आप बैठाती हो, जैसे कि हर शो में बैठाए जाते हैं, लेकिन तेज तर्रार प्रवक्ता अलग अलग दलों के होने के बाद भी कोई गतिरोध या कोई बहस नहीं होती है, चर्चा होती है। आज तो आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी कि कोई बहस होगी या कोई गतिरोध होगा। इत्तेफाक की बात देखिए, जिस दिन प्रवक्ता नहीं थे उस दिन गतिरोध बन गया। इत्तेफाक पहला आपके शो का इत्तेफाक है। हर शो में मैं देखता हूं कि कई किसी शो पे झगड़ा करते हैं, जैसे मुर्गे नहीं लड़ते हैं क्योंकि प्रवक्ता होते हैं, और आपके शो में प्रवक्ता भी नहीं लड़ता है, बस अपनी चर्चा करता है, अपना पक्ष रखता है। ये आपकी खूबसूरती है शो की। पहली बार आप उम्मीद कर रही थी कि आज तो बहुत स्मूथली होगी, आज तो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं अपनी बात रखेंगे, लेकिन लग रहा है कि आज प्रवक्ता नहीं महाप्रवक्ता बैठे हैं। खैर, ये दिलचस्प बात है, होना बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। 4:1 का रेशियो है सर, 4:1 का रेशियो है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुख्य बात यह है कि जो आपकी विषय पर आता हूं, 10 सेकंड में अपनी बात कह दूंगा। पहली चीज तो ये कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ ये सभापति को नहीं घेर रहा है, ये सवाल सरकार और उसकी नीतियों के सामने भी उठा रहा है, उसके सिस्टम के सामने भी उठा रहा है। यही मंशा विपक्ष की है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि संवैधानिक पदों की गरिमा धूमिल की जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है, और विपक्ष अपने इस मकसद में कामयाब हो रहा है। और इस तरह की जब बात होती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रहार समझा जाता है, जब विपक्ष इस तरह का सवाल उठाता है, तो दुनिया के सामने भी, सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जहां तक आपने अडानी की चर्चा यहां पर आ गई, तो अडानी की चर्चा बिल्कुल सही बात। मुझे लगता है नावेद जी, अडानी के ऊपर अगर गलत आरोप लगाया जा रहा है तो चर्चा सत्ता पक्ष को जरूर करना चाहिए, उनको क्लीन चिट देना चाहिए, बताना चाहिए कि अडानी इस देश की रीढ़ है और उनके ऊपर आरोप लगाना गलत है। उनमें कुछ भी गलत नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कोड हो चाहे कुछ भी हो, हमारे देश के वो चांद है, वो सितारे हैं, हमारे दुलारे हैं, हमारे देश के लिए, हमारी सत्ता के लिए, हमारे नागरिकों के लिए अच्छे हैं। इस बात को रखने के लिए सत्ता दल को और सरकार को बहस जरूर करनी चाहिए और अडानी को क्लीन चिट देना चाहिए, क्योंकि विपक्षी दल के सारे नेता ये सवाल उठा रहे हैं। नावेद जी, जैसा मैंने पहले कहा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे समकक्ष प्रवक्ताओं पे हम किसी भी टिप्पणी से बचें, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो पैनलिस्ट हो, चाहे वो साथी पत्रकार हो, चाहे वो लेखक हो, कोई भी हो। ये मेरा आप सब से हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें बचना चाहिए। ना तो ये अनीता जी को सूट करता, ना ही आपको, ना ही अजीत जी को, ना ही किसी और को। सो प्लीज, और ये सिर्फ मेरे शो तक ही सीमित नहीं है, आप लोगों को जिस भी शो में जाएं, ये तो एक बेसिक अगर हम कहें कि हमारे पब्लिक स्पीकिंग का एक बेसिक है कि हमें हमारे विषय के आसपास अगर हम रहें और हमारे आसपास जितने लोग इस पैनल में या कहीं और हम बात कर रहे हैं, वहां पे उनकी जो भी सोच, उनकी जो भी, जहां भी उनका झुकाव, जुड़ाव या किसी के प्रति विरोध जो भी है, वो उनका अपना है। आपका अपना है, अनीता जी का अपना है, राकेश जी का अपना है, श्याम जी का अपना है, अजीत जी का अपना है। प्लीज इस बात का सब लोग ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जगदीप धनखड़ इस वक्त विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष के आरोप भी जगदीप धनखड़ पर उनके पद का सम्मान नहीं रखने के हैं। जगदीप धनखड़ अब भले ही कितने भी आने वाले समय में प्रयास कर ले, लेकिन एक जो अविश्वास प्रस्ताव का जो एक इतिहास में दर्ज हो जाएगा उनके नाम, वो ये कि वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो धुआं यूं ही नहीं उठता है, कोई ना कोई बात तो जरूर। जगदीप धनखड़ इस बात से बचने की संपूर्ण काबिलियत रखते हैं, उसके बाद भी वो अपने आप को नहीं बचा पाए, ये एक सवाल बड़ा है। खुद जगदीप धनखड़ भी इसका जवाब ढूंढे, सत्ता पक्ष भी, उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी भी, और देश के नागरिक भी।
न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।